हेलो बच्चों। जैसा कि कल हमने बताया था कि आज मैं आप लोगों को क्लास 9 पहला चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा और एक दो प्रश्नावली भी करवाऊंगा। तो पहले क्लास 9 के पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और कुछ और संख्याएं हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्लास 9 पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से अनंत तक होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चलते हम अनंत तक चलें, ऐसी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसका छोटा सा जो डिफिनीशन है वो है कि यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। अनंत तक होती है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे। इसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। अनंत तक होती है। जैसे 0 1 2 3 4 डाटा। इसके बाद प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बस केवल और केवल 0 का ही फर्क है। यदि प्राकृत संख्या लिखी गई हो तो उसमें एक 0 पहले लगा दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है, मतलब पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हो जाता है। और यदि पूर्ण संख्या लिखी हुई है, 0 अगर हटा लें तो बची हुई संख्या प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बस 0 का ही डिफरेंस है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। और संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो यहाँ लिखते हैं जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उसे
पूर्णांक संख्या कहते हैं। यह संख्या ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3 और -4। हमें पता है कि 0 के दाहिने साइड में प्लस और 0 के बाएं साइड में माइनस होता है। तो जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे और यह संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल हमने बता ही दिया कि 0 से 1, 2, 3, 4 प्लस की ओर और 0 से -1, -2, -3, -4 माइनस की ओर आ जाएंगे। यानी 0 से प्लस दाहिने साइड में चलेंगे तो प्लस और बाएं साइड में चलेंगे तो माइनस। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q does not equal to 0 हो, वह संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/2, 4/5, 6, 7, 8 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। 6, 7, 8 को परिमेय संख्या, क्योंकि प्रत्येक संख्या दी गई संख्या के नीचे हम बटा के रूप में 1 ले सकते हैं और जैसे ही बटा का चिन्ह लगाओ नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा गया तो वो तुरंत ही परिमेय संख्या के अंतर्गत हो जाती है। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से क्या होगा, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है उसे हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन जिस संख्या को हम P/Q के रूप में ना लिख सकें वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। मैं अपरिमेय संख्या बता के फिर आपको बताऊंगा वास्तविक संख्या। फिर आ जाएंगे एक 1.1 प्रश्नावली का 1-2 सवाल देखेंगे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जिससे आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ें और समझ में आ जाए, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना करके मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिख सकें वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2, √5, पाई ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अगला वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं का एकत्रीकरण वास्तविक संख्या कहलाती है। समस्त ब्रह्मांड में पाई जाने वाली समस्त संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। तो हम क्या लिखें कि समस्त संख्याओं का संग्रह, समस्त संख्याओं
का संग्रह वास्तविक संख्या होती है। इसके एग्जाम्पल में हम 3/7 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये सब क्या है? क्योंकि समस्त संख्याएं यानी जितनी संख्या हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उस सभी संख्याओं को मिला के यानी वो सभी संख्याएं ही हमारी वास्तविक संख्या है। अब मैं लगभग सभी संख्याओं का नॉलेज हमने आप लोगों को दिया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। एनसीईआरटी की बुक है हमारे पास, एक बुक और है, मैं दोनों से ही क्वेश्चन करवाऊँगा। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 है? जी हाँ, तो हम शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमें बस इतना ही लिखना है कि हाँ, इसके हल में पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो मैं उसका उत्तर लिख रहा हूँ कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। q शून्य के अतिरिक्त कोई संख्या है। जैसे 0/1 लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, 0/4। तो पहले सवाल का आंसर क्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q शून्य के अतिरिक्त कोई संख्या है, जहाँ q शून्य के अलावा कोई संख्या है। तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, तो ये क्या है? ये तो परिमेय संख्या है ही है। अगला क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने का कई तरीका है। आप क्या करो, जैसे आपसे पूछा जाए कि जितनी संख्याओं के बारे में पूछा जाए, आप उसमें एक बढ़ा करके दी हुई संख्या में के अंश व हर में गुणा करा दो, या डायरेक्ट आप क्या करो, दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक, तो आप डायरेक्ट क्या करो, इसके अंश और हर में कुछ नहीं अंश दिया, मान लो 1, 10 से गुणा करा दो, तो 30/10, और अगले में भी वही काम करो, 40/10। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं? 30 और 40 के बीच में आप 6 परिमेय संख्या लिख सकते हो। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। एक तरीका ये है लगाने का। दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। जितनी संख्याएं, कितनी संख्या पूछा है? 6 संख्या, तो 6 में आप 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 7। हमेशा जितनी संख्या पूछे उसमें आप 1 प्लस कर दो।
तो कितना हो जाएगा 7। अब 7 से आप इसके अंश और हर में गुणा करा दो, तो 7 तरीके 21/7 और इसमें भी, इसके बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और एक 27/7। तो दोनों आंसर आपका सही है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में ये भी संख्या आएगी, ये भी संख्या आएगी, ये भी संख्या आएगी, ये भी संख्या आएगी, ये भी संख्या आएगी और ये भी संख्याएं आ जाएंगी। अभी जब आप भाग करोगे 7 से, तो जितना भाग देने पर इसका मान आएगा उतना ही भाग देने पर इसका मान आएगा, क्योंकि परमेय संख्या के रूप में हमें बताना था कि परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इसलिए हमने बटा के रूप में इसको आप लोगों को बताया। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/5 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। तो फिर से क्या करेंगे, चाहो तो आप 5 + 1 6 करके इसको लगा दो, या डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 3/5 10, 30/50 और 4/5 10, 40/50। इसमें भी आप क्या लिख सकते हो, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। आप चाहो तो 6 करके उससे भी लगा सकते हो आप। वैसे दोनों आंसर सही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 + 1 = क्या हो जाएगा 6। कराओ पूरा, 6/6, 6 तरीक 18 और 30 हो जाएगा। और यहाँ से 4/5, 24/30, यहाँ से ये 19/30, 20/30, 30/30, 22/30 और 23/30। तो दोनों आपका आंसर सही है। आप चाहे जिस तरीके से निकाल सकते हो, एक तरीका और है लगाने का, लेकिन चूंकि वो भी मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद बता दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि सत्य और असत्य हमें पहचानना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को सत्य असत्य बता देता हूं, जिससे 1.1 प्रश्नावली ख़त्म हो जाए। फिर कल अगली एक्सरसाइज पर चर्चा होगी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने आप लोगों को अभी बताया कि हाँ जी हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो चौथे के पहले में आपको सत्य लिखना है, ठीक है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या होती है। ये चीज़ असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में केवल प्लस की चीज़ें लिखी जाती है और पूर्णांक संख्या में माइनस भी लिखा जाता है, और माइनस की संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए ये कथन क्या है, हमारा असत्य है। अगला सवाल कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी नहीं, ये भी असत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तीसरा कथन भी असत्य है। क्यों नहीं होती है? जैसे हमने लिखा 1/2
हमने 4/2 लिखा तो 2 दूनी 4, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका भाग करो जरा तो ये 0.5 आ जाएगा, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो उसमें एक शब्द लिखा कि प्रत्येक, क्या क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या। अगर उसमें कहा जाता कुछ परिमेय संख्याएं तो ये कथन सत्य होता, चूंकि प्रत्येक परिमेय संख्या कहा गया है इसलिए यह कथन असत्य है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। और ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हमने क्लास 9th का पहला चैप्टर उसके बारे में बताया, उस पर जो बेसिक चीज़ें हैं उसको बताया, और 1.1 प्रश्नावली को हमने हल किया। अब 9th का पहला चैप्टर, जितना भी चैप्टर 1.1, 1.3, जितना भी ऐसे 2, 3 जितना भी करके वो चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर उसका बेसिक और पहले चैप्टर से क्वेश्चन को हल करवाऊंगा, और ऐसे ही आप लोगों का ये क्लास चलता रहेगा। और मैं प्रयास करूंगा कि इन सवालों को जितना से जितना सरल भाषा में मैं समझा सकूंगा आप लोगों को समझाऊंगा, और आप लोग इन सवालों को लगाइए। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मैं अगले चैप्टर यानी 1.2 से संबंधित सवाल को लगवाऊंगा। तब तक आप लोग इन सवालों को लगाइए, और जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन कन्फ्यूजनों को दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।